यस प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इन द प्रीवियस पार्ट हम लोगों का टॉपिक जो गोइंग ऑन था दैट इज चैप्टर नंबर 1, दैट इज रिगार्डिंग द नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। सर इन द बेसिक फर्स्ट टू लेक्चर हम लोगों ने जस्ट एक अपने आप में थीम क्लियर करी, लाइक ऑडिट अपने आप में क्या है, ये ऑल ओवर सिनारियो फ्रॉम द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों ने समझा कि मतलब ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी एंड व्हाट आर द नेसेसरी स्टेप्स दैट आर टेकन बाय द ऑडिटर बिफोर द एंगेजमेंट, बिफोर द अपॉइंटमेंट। कल हम लोगों ने मेनली एक अपने आप में प्रोसेस नोट डाउन किया कि ओवरऑल ऑडिट की जो अप्रोच है, स्टेप बाय स्टेप गाइड, मतलब क्या वन आफ्टर द अदर कौन कौन से स्टेप्स आप लोगों के पास होंगे। लाइक नंबर 1 आप लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले आपका ऑडिटर क्या परफॉर्म करता है, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, ठीक, जिससे वो ये पता करेगा कि मुझे क्या ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट करनी चाहिए। ये नहीं क्लाइंट ने मुझे अप्रोच करा तो मैं अपॉइंट हो ही गया, तो मेरी भी कुछ ड्यूटीज बनती हैं एज पर द स्टैंडर्ड्स, एज पर एस ए 220, एज पर एस ए 210, लाइक मेरी टर्म्स के ऊपर क्या होना, एग्री होना। जब तक मुझे ये ग्रीन सिग्नल्स, लाइक आई फाउंड माई सेल्फ इंडिपेंडेंट, जब तक मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट फाइंड आउट नहीं करूंगा, एथिकली मैं उस काम को नहीं कर पाऊंगा, आई थिंक सो मुझे वो असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। जैसे हम कहते नहीं पर्टिकुलरली सर क्या फायदा, पहले एक्सेप्ट करोगे बाद में छोड़ के जाओगे, या बाद में डिस्क्लेमर वाला सीन होगा, क्या फायदा। जब आपको डे वन, हम कहते नहीं थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जब आपको पता है कि इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है, एक होती है सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी होना, तो जब तुम्हें इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी डे वन से दिख रही है, देन वाई टू ऑप्ट फॉर, बढ़िया है पहले ही मना कर दो कि सर हम आपकी असाइनमेंट टेकअप नहीं करेंगे। बट अगर मुझे ये सब कुछ ठीक मिलता है, मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा, एथिकली अपनी बिहेवियर को मेंटेन कर पाऊंगा, एंड प्लस मेरी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पे ये पूरा उतरेंगे, हमारे बीच में स्कोप को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर, टर्म्स को लेकर क्लैरिटी है, देन मुझे अपॉइंट कर लिया जाएगा, एंगेज कर लिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज वाया एंगेजमेंट लेटर, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। जब ये कार्यक्रम कंप्लीट होता है, देन फाइनली आगे वर्ड चलता है, मेरा काम जो शुरू होगा, जिनमें नंबर 1 सबसे पहले मैं क्या करूंगा, प्लान। एक्चुअली द अदर वर्ड्स स्ट्रेटजी, प्रोग्रामिंग, वो भी तुम्हारे प्लानिंग का ही पार्ट। हम प्लस टू लेवल पे टाइप्स ऑफ प्लान एक टॉपिक डिस्कस किया करते थे, तो वहां पे स्ट्रेटजीज वर्ड, प्रोग्राम्स वर्ड, अलग अलग तरह के प्लान्स हमने पढ़े हैं। द बेसिक वर्ड इज प्लानिंग, कि ऑडिटर उस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए टू द बेस्ट एक प्लान बनाएगा, एक स्ट्रेटजी बनाएगा, हाउ टू कंप्लीट इट। क्यों, उसमें आपको नेचर भी फाइंड आउट करनी है, स्कोप भी क्लियर करना है, टाइमिंग भी क्लियर करनी है, एंड ऑब्जेक्टिव। द मेन थिंग इज रिपोर्टिंग, कि ये मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन। देखो सिंपल सी बात, तुम्हारे अपॉइंटर्स जिन्होंने तुम्हें रखा है, वो कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन तुमसे लेकर बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अल्टीमेट उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करना मेरी ड्यूटी है, नहीं अदरवाइज ऐसा ऑडिट करवाने का कोई भी फायदा नहीं। क्लियर। देन आफ्टर दैट वर्ड आपने पढ़ा कि जब प्लानिंग, स्ट्रेटजी, प्रोग्रामिंग आप लोग बना लेंगे, उसके बाद तुम वन बाय वन अपने सोचे हुए, प्लान किए हुए प्रोसीजर लगाने क्या करोगे, स्टार्ट करोगे। लाइक एक छोटा सा वर्ड मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ कल की लैंग्वेज में, प्रोसीजर्स आर लाइक कंप्लायंस प्रोसीजर्स, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, एंड देयर आर लॉट ऑफ, या सिंपल वर्ड कॉल्ड एज ऑडिट प्रोसीजर्स। इन ऑडिट प्रोसीजर्स का मेन मोटिव क्या होता है, टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंसेस। क्योंकि देखो जी सिंपल सी बात, मेरा उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या देना जरूरी है, ओपिनियन, वो भी वाया रिटर्न रिपोर्ट। बट मेरी ओपिनियन बैक स्टेप, ओपिनियन कहाँ से आएगी, अगर मैं एविडेंसेस कलेक्ट करूंगा। एविडेंसेस कहाँ से आएंगे, अगर मैं प्रोसीजर्स लगाऊंगा। प्रोसीजर कौन से लगाए जाएंगे, जो मैं प्लान में डिसाइड करूंगा। तो ये मतलब लाइन वाइज ही है, चाहे टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, जैसा भी कह लीजिए, ये इंटरकनेक्टेड। प्लान नहीं करूंगा, मुझे प्रोसीजर नहीं पता होंगे, प्रोसीजर नहीं लगाऊंगा तो एविडेंसेस कहां से आएंगे, एविडेंसेस नहीं आएंगे तो ओपिनियन नहीं बनेगी। तो ये एक लाइन वाइज चेन है। तो फाइनली जब तुम एविडेंसेस के बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ करते हो, एक ओपिनियन ड्राफ्ट करते हो, उसको एक रिटर्न रिपोर्ट के जरिए लोगों तक, या जिन लोगों ने मुझे अपॉइंट करा वहां तक अपनी रिपोर्ट पहुंचाना मेरा काम है। और जब ये सारा कार्यक्रम खत्म हो जाए, मेरी ऑडिटिंग कंप्लीट हो जाए, बट ऑडिटिंग अधूरी है लास्ट स्टेप के बिना, दैट इज कॉल्ड एज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द ऑडिट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग।
हर चीज की, हर स्टेप की, हर कदम की तुम्हारे पास कोई ना कोई नोटिंग, कोई ना कोई एविडेंस तेरे पास मौजूद होना चाहिए, जो कल को ये प्रूव कर सके कि सर मैंने जो ऑडिट करा मैं अपने आप में सही था। नहीं, अदरवाइज फिंगर्स रेज होने में, ब्लेमिंग होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। अगला 1 मिनट से पहले क्या कहेगा, सीए का कसूर निकाल देगा कि आपने ऐसा क्यों करा, फलाना क्यों करा, यही क्यों करा, यही मेथड क्यों लगाया, आपने ऐसी जजमेंट क्यों बनाई। तो इन सारे सवालों के जवाब मेरी वो फाइलिंग देगी, मेरी वो डॉक्यूमेंटेशन देगी, जो मैं टाइम टू टाइम, आप कभी भी किसी सीए को नोटिस करना, उनके पास पक्की उनकी वो डायरी या उनकी कोई फाइलिंग हमेशा हाथ में, जब भी किसी एंटिटी का वो ऑडिट करने जा रहे हैं, तो मैं पक्का कोई ना कोई बैग, कोई ना कोई डायरी उनके हाथ में मिलेगी। एंड उनकी आदत क्या होती है, कोई भी चीज मान लो फाइंड आउट हुई रिगार्डिंग दैट, कोई भी डॉक्यूमेंट, इसकी कॉपी देना जी। एंड कॉपी लेकर उसको कहाँ लगा लेना, फाइल में, फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। एंड नॉट ओनली फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, फॉर द सेल्फ डिफेंस एज वेल। कल को अगर मेरे पे ब्लेमिंग आई कि जी तुमने ऐसा कंक्लूजन क्यों ड्रॉ करा, तुमने यही ओपिनियन क्यों दी, मेरे पास मेरे सारे बेसिस रेडी पड़े हैं। मैं तो उठा के ऑडिट फाइल, सिंपल वर्ड इज ऑडिट फाइल, उठा के सामने रख दूंगा, ये लो सर। अब आप क्वेश्चन पूछो, क्या क्या पूछोगे, एक एक का सबूत सामने पड़ा है। अगर मान लो ये फाइलिंग ना हो, सामने वाला पर्सन, ऐसा नहीं है सर कहीं तुम सोचो कि पर्टिकुलरली हम ही एंटिटीज की ऑडिट करते हैं, सीए फर्म्स के भी ऑडिट होते हैं। हमारे होते हैं क्वालिटी ऑडिट, सर्विस का ऑडिट, कि हाउ वी आर डूइंग द ऑडिट्स, हाउ वी आर कंडक्टिंग द ऑडिट्स, या वी आर डूइंग द ऑडिट्स इन अकॉर्डेंस विद द एसएस, हमारे भी ऑडिट करवाए जाते हैं। मतलब एक सीए फर्म दूसरी सीए फर्म का क्या करती है, ऑडिट करती है। जैसे कहते हैं नहीं, क्वालिटी इंस्पेक्शन, that kind of, which are done by the ICI, called as peer review। peer review peer review का मतलब होता है कि एक सीए फर्म दूसरी सीए फर्म का क्या करेगी, ऑडिट करेगी। इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी है। ये तो खामखा सर मिसकंडक्ट में फंस जाएंगे, और खामखा अपने ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। इसको जितना कहानी की तरह इमेजिन करते हुए, बीइंग अ सी, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये टॉपिक, ये कंटेंट आपको समझने के लिए माइंड में अपनी पिक्चराइजेशन बनानी होगी कि अगर मैं एज अ सीए उस एंटिटी का ऑडिट करने जा रहा हूं तो मेरी अप्रोच क्या होगी, मेरे स्टैंडर्ड्स मुझे क्या गाइड करते हैं रिगार्डिंग दैट, व्हाट काइंड ऑफ प्रोसीजर्स। जैसे कल एक वर्ड आया आपके पास कि ऑडिट एविडेंसेस मस्ट भी क्या होने चाहिए, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। सफिशिएंट स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी, एप्रोप्रिएट स्टैंड्स फॉर क्वालिटी, दोनों रिस्पेक्टिव। अब ये एड ऑन वर्ड्स, लाइक ओपिनियन हम पढ़ चुके थे दो तरह की, वन इज अनमॉडिफाइड, सेकंड इज मॉडिफाइड। मॉडिफाइड के अंदर भी तीन, नंबर वन एडवर्ड्स, नंबर टू क्वालिफाइड, नंबर थ्री डिस्क्लेमर। और जहां तुमने एक वर्ड पढ़ा, डिस्क्लेमर इज बेसिकली नॉट एन ओपिनियन, इट्स काइंड ऑफ डिस्क्लेमिंग द ओपिनियन, कि मैं ओपिनियन को डिस्क्लेम कर रहा हूं, जहां पे मैं ये कहूंगा साफ लैंग्वेज कि हाँ मुझे रखा गया था, मुझे बुलाया गया था इस एंटिटी का क्या करने के लिए, ऑडिट, बट मैं अपनी अनेबलनेस शो करता हूं कि मैं इनका ऑडिट नहीं कर पाया, जो भी कारण है मेरे पैराग्राफ में पढ़ लीजिए, मैंने बेसिस फॉर ओपिनियन के अंदर लिखा हुआ है। दैट इज द पॉइंट। नाउ, कल हम लोगों ने एक डेफिनेशन पढ़ी थी एज पर द आईसीआई, डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग, जहां पे वर्ड चार लाइंस में कनेक्टेड था। सबसे पहला वर्ड, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। हमने कल वर्ड, अब थोड़ा डिटेल में चलो, इंडिपेंडेंट होने का मतलब दैट मैं किसी की विशेष के अकॉर्डिंग टू काम, मतलब मेरी जो विल है वो डोमिनेटेड नहीं होनी चाहिए, डोमिनेटेड बाय द थर्ड पार्टी, कि वो जैसा कहेंगे मैं वैसा परफॉर्म करूंगा। मेरी अप्रोच ऑब्जेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, ना कि सब्जेक्टिव, क्योंकि जहां पे सब्जेक्टिव हुई दैट कम्स बायसनेस, एंड बायसनेस मींस, पार्शियलिटी मींस, ये खाना पूर्ति करने की कोई भी फायदा नहीं है। फिर तो मैनेजमेंट ही ठीक थी, अगर तुमने भी वही बातें बोलनी थी जो मैनेजमेंट कह रही है, फिर तो वही सही थी, फिर तो वही बढ़िया थी। दैट इज अ पॉइंट। तो और दूसरा, कल आप लोगों ने एक और वर्ड पढ़ा, जब आपका लॉ वेरियस एनेक्टमेंट्स के जरिए या इवन द स्टैंडर्ड्स रिक्वायर करते हैं कि तुम्हारा पर्सन, तुम्हारा ऑडिटर मस्ट भी क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। इट्स बेसिकली द लीगल ड्यूटी, ऑडिटर की लीगल ड्यूटी भी बनती है कि वो अपने आप में क्या रहे, इंडिपेंडेंट। एंड जहां कहीं भी उसको थ्रेट्स फील होती हैं, क्योंकि आएंगी वर्किंग के दौरान। अच्छा, एक चीज वही जो मैं पहले बात कर रहा था,
समटाइम्स अभी तो मैंने असाइनमेंट एक्सेप्ट भी नहीं करी, प्रीलिमिनरी, प्रीलिमिनरी पहले ही पता है कि यहाँ पे थ्रेट्स टू द क्या है, इंडिपेंडेंस। व्हाट यू मीन बाय थ्रेट्स टू द इंडिपेंडेंस? क्या मतलब होगा जी थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस मींस? जहां पे जहां पे तुम ऑब्जेक्टिवली काम नहीं कर पाओगे, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी थ्रेट्स वहां पे क्या है प्रेजेंट, कि जहां तुम्हें क्लियरली पता है कि तुम सही ढंग से अपना काम नहीं कर पाओगे, बायसनेस आएगी, पार्शियलिटी आएगी, या तुम्हारी विल को क्या किया जाएगा, डोमिनेट। क्या तुम्हें वो असाइनमेंट एक्सेप्ट करनी चाहिए? वो तो सर प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में से ही बाहर, कि हमें क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं करना जवाब है। अच्छा, क्या जरूरी है कि थ्रेट्स टू द इंडिपेंडेंस पहले से ही मौजूद होंगी, या बाद में भी आ सकती हैं? कई बार क्लाइंट डे वन तो सही होता है, बाद में धीरे 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 वो अपना इन्फ्लुएंस, अपना जादू दिखाना शुरू करेगा, आपको प्रेशराइज करना शुरू करेगा, आपकी विल को डोमिनेट करना शुरू करेगा। देन कम्स थ्रेट्स टू द इंडिपेंडेंस, कि अगर आपको लगता है कि अब आप वो फील नहीं कर पा रहे जो आपने सोचा था, उस वे से काम नहीं कर पा रहे जिस वे से हमने समझा था, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ अपनी इंडिपेंडेंस के साथ। इन दैट केस पर्टिकुलरली सर, देयर आर द वे आउट्स। वो है सबसीक्वेंट। बट तुमने अभी जो बात कही थी वो कौन सी थी, इनिशियल। सब्सिक्वेंट के अलग वे आउट आएंगे कि कैसे चलना है। और इंडिपेंडेंट रहोगे सर, इंडिपेंडेंट रहने का मेन कारण, अगर एग्जामिनेशन इंडिपेंडेंट होगी तो तुम्हारे यूजर्स का ही कॉन्फिडेंस उसके ऊपर क्या होगा, इंक्रीज। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वो क्या मानेंगे, रिलायबल। जिसको तुमने वर्ड कहा, वो क्रेडिबल काउंट होंगी, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, इट वुड बी एक्सेप्टेबल बाय एवरीवन इजीली। नहीं अदरवाइज अगला कहता है जी तो ये कौन सा इंडिपेंडेंट है, इसने ऑडिट करा, ये तो रहने दो जी, देखने का फायदा नहीं। ये चीजें बहुत कॉमन देखने को मिलती हैं, कि मतलब अगर तुम्हारा ऑडिटर ऑब्जेक्टिवली बिहेव कर रहा है, फिर तो बाहर वाले लोग भी उसकी इज्जत करेंगे कि वाकई में सर एग्जामिनेशन अपने आप में क्या है, ट्रू एंड फेयर। नहीं अदरवाइज ये खाना पूर्ति करने का कोई भी फायदा नहीं। दूसरा पॉइंट, ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किस चीज की हो रही है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अ ब्रॉडर वर्ड देन दैट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। समझे ना पॉइंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, बट नॉट ओनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इवन द अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन एज वेल, वो भी मेरे स्कोप में कवर होती है। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन में अपने लॉ में पढ़ चुका था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स फाइव थिंग्स। नंबर वन, बैलेंस शीट। नंबर टू, पी एंड एल। नंबर थ्री, कैश फ्लो। नंबर फोर, सॉकी, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। एंड नंबर फाइव इज एनी नोट्स टू अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स जो कि अनेक्स टू और पार्ट ऑफ क्या है, बैलेंस शीट। क्लियर? तो जहां भी वर्ड एफ एस आया, वो बेसिक बातें मत भूलना कि एफ एस का मतलब वहां पे क्या था। नाउ द थर्ड लाइन आपने क्या कहा, सर ऑफ एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। हमें साइज से कोई मतलब नहीं है, लीगल फॉर्म से कोई मतलब नहीं है, प्रॉफिट ओरिएंटेड या नॉन प्रॉफिट कोई भी हो, कोई भी एंटिटी हो, हर एंटिटी का ऑडिट होना पॉसिबल है। एंड लास्ट इज, ये जो तुम्हारी एग्जामिनेशन करवाई जा रही है, ये क्यों करवाई जा रही है, व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर, कि उसके ऊपर वो प्रोफेशनल अपनी ओपिनियन क्या करे, एक राय, एक व्यू पॉइंट क्या करे, क्लियर करे। आज वही बात करनी है हमने सर, ओपिनियन का मतलब क्या, या तुम्हारा ऑडिटर ओपिनियन किन चीजों को देख कर देगा। जैसे हम कहते हैं, नहीं देयर आर सम इंडिकेटर्स, कि अगर ये इंडिकेटर्स मुझे पॉजिटिव मिलते हैं, ग्रीन मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, नॉट रेड फ्लैग्स, अगर ग्रीन सिग्नल्स मिलते हैं, देन मैं क्लियरली अपनी ओपिनियन उसके ऊपर वैसी बना दूंगा। इफ एवरीथिंग इज फाइन, फिर वही पुरानी बात, अगर एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग का मतलब नॉट एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब हमने क्या पढ़ा था, टू द बेस्ट, टू द बेस्ट। क्योंकि मैं यहाँ पे हर मिसस्टेटमेंट को लेकर कंसर्न नहीं हूं, आई एम कंसर्न अबाउट द मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। अगर ये बात तुम्हारे माइंड में उतर चुकी है, तो तुम्हें नेक्स्ट आगे लैंग्वेज समझ आनी शुरू हो जाएगी। मैं 100% एश्योरेंस देने का कभी ना वादा करूंगा, ना मैंने कभी करा। मैं हमेशा बात करता हूँ किसकी, रीजनिंग। इतनी तो कॉमन सेंस तुम भी लगाते हो, पूरे साल का ऑडिट 4 दिन में तुम भी क्या क्या कर लोगे, कितना कर लोगे सर, कर लो, कितना डिटेल में चले जाओगे।
एक सिंपल सी बात है, ने पूरा साल लगाया है उस बात को छुपाने का, तुम 4 दिन लगा रहे हो उस चीज को ढूंढने का, शायद कॉम्प्रोमाइज होगा, शायद फर्क होगा। समझे ना पॉइंट? जहां 10 दिमाग लगे हुए हैं उसको छुपाने में, और एक दिमाग लगा हुआ उसको ढूंढने में, फर्क तो होगा। माइट भी तुम पहुंच पाओ वहां तक या नहीं। सो दैट इज द केस। इतनी अंडरस्टैंडिंग तुम भी रखते हो, तुम्हारे यूजर भी रखते हैं, कि कल को मान लो कोई यूजर उठ के आ जाए, हमारे ऑडिटर ने ये नहीं बताया जी, हमारे ऑडिटर ने ये, मतलब छोटी छोटी गलतियां लेकर, मैं उसको वहीं बिठाऊंगा, मैं कहा मेरी बात सुन लो, मैं ऑडिट करने आया था बट मैंने पहले कहा था कि मैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स के बारे में क्या करूंगा, रिपोर्ट करूंगा। और मटेरियलिटी लेवल हर पर्सन का क्या होता है, अलग। क्लियर? मैं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर, नेचर ऑफ द एंटिटी देखकर, यूजर्स की एक्सपेक्टेशन देखकर, एक बेसिक लेवल, मटेरियलिटी लेवल क्या कर लूंगा, डिसाइड। एंड मेरी रिपोर्ट जाकर पढ़ भी लो, मैंने रिपोर्ट में अपनी मटेरियलिटी की क्या दे रखी है, डेफिनेशन, कि मेरे लिए मटेरियल ये हैं। तो कृपा करके जितने भी यूजर तुम लोग हो, जब भी रिपोर्ट पढ़ो, जब भी एफएस पढ़ो, मेरी डेफिनेशन जरूर पढ़ देना। कहीं मेरे पास छोटी छोटी बातों को लेकर आओ, सर आपने ये नहीं बताया, सर आपने वो नहीं बताया। मैं कहा तुझे नहीं पता कि ऑडिट सब्जेक्ट टू क्या होता है, मटेरियलिटी। जो चीजें मुझे मटेरियल लगी, मैंने उनके बारे में पूरी टेस्टिंग करी, एंड उनके बारे में चेकिंग करते हुए मैंने तुम्हें इसके बारे में क्या दिलवाया, आश्वासन दिलवाया कि ये ठीक है, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, नॉट फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट्स। माड़ी मोटी गलती रहेगी हुई तो रहेगी होगी, तभी तो कह रहा हूं, मैंने कौन सा एब्सोल्यूट एश्योरेंस दी है, मैंने तो रीजनेबल दी है। मैं तो पहले कहा था टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जितना मैंने देखा, जितना मैंने प्रोसीजर लगाया, जैसे मुझे एविडेंस मिले, शायद कोई ऐसी चीज जो मैनेजमेंट ने बताई नहीं, मुझे मिली नहीं, मैंने चेक नहीं करी, माइट बी पॉसिबल। और इतना डिटेल में उतरना सर हमारे लिए पॉसिबल थोड़ी है यार, कमाल कर रहे हो। अगले के 365 दिन का काम मैं 4 दिन में कैसे चेक कर लूंगा? हाँ, अपना एक्सपीरियंस ऐसा है, अपनी नजर ऐसी है, कि हम लोग टू द डेप्थ तक भी चले जाते हैं, धीरे धीरे चीजें देख लेते हैं, बट 100% वर्ड तुम कभी नहीं यूज कर पाओगे। दैट इज द मेन थिंग। नाउ वर्ड पढ़िए सर। ओपिनियन का मतलब क्या है? मतलब एक ऑडिटर ओपिनियन किन जर्नली पॉइंट्स को देखकर एक ओपिनियन ड्राफ्ट कर लेता है, कि व्हाट द कंपनी इज ऑल अबाउट, व्हाट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑल अबाउट। और क्या तुम लोगों ने मेरे कल के 2 वर्ड सुने कि हमारी ओपिनियन किन चीजों पे है? मेरी ओपिनियन इस मैनेजमेंट के द्वारा बनाई गई एफएस के ऊपर है, और मेरी कुछ लैंग्वेज इस तरह से होती है, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू शो करती हैं, प्लस क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं। इफ यस, देन मैं अपनी एश्योरेंस, मैं अपनी ओपिनियन बनाकर इनको दे दूंगा। पर बात यह है, द ट्रूथ एंड फेयरनेस फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये तुम्हें कहां से देखने को मिलेगा? कहते सर देर आर सम पॉइंट्स, अगर मैं इनको इंश्योर कर लूं तो मेरा माइंड मेकअप होना शुरू हो जाता है, कि हाँ ये एंटिटी इस तरह की है, मुझे ये ओपिनियन देनी चाहिए। पढ़िए, द पर्पज ऑफ ऑडिट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, express an opinion on the financial statements. The auditor expresses an opinion on financial statements in a written audit report। मतलब मैं orally तो कभी एक्सप्रेस करूंगा नहीं, क्योंकि सर आपकी रिपोर्ट आगे एजीएम में भी तो जाएगी, मेंबर्स के पास भी तो जाएगी। सो दैट इज वाई रिटर्न, रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट। निकल को ऑडिटर मुकर जाएगा कि नहीं जी मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। ऑरल नहीं सर, रिटर्न। रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट आप क्या करेंगे, अपने लेटर हेड पे प्रॉपरली बनाकर देंगे, दैट इज अ रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट। नाउ टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ही शैल सी दैट, he shall see that financial statements would not mislead anybody by ensuring देखो that, एक चीज बताओ, अपना मेन मकसद क्या है मुझे बुलाने का? ऑडिटर को यहाँ बुलाने का मेन मकसद क्या है? कि कोई भी बाहर वाला पर्सन, या एक सिंपल वर्ड बोलूं, यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड यूजर्स में बहुत लोग आते हैं, नॉट ओनली द शेयर होल्डर, जैसे वर्ड बोलते हैं ना, स्टेक होल्डर्स। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स नॉर्मली इसके बिहाइंड बैठे होते हैं, जिनका इंटरेस्ट है तुम्हारी कंपनी में किसी ना किसी वे से। मे बी कस्टमर्स, मे बी सप्लायर्स, मे बी लेंडर्स, बैंकर्स, गवर्नमेंट, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज, रिसर्च एनालिस्ट, हर तरह के ये सब लोग तुम्हारे शेयर होल्डर्स, ये सब लोग तुम्हारे किस में आते हैं, स्टेक होल्डर्स। हमारा ऑडिट करवाने का मेन मोटिव ये है, कोई भी पर्सन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वजह से मिसलीड ना हो। और ये बात
मैनेजमेंट कहे कोई नहीं मानेगा। यही बात कौन कह दे? सी ऑडिटर कह दे कि जी मैंने सब कुछ चेक कर लिया, दैट मीन्स ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने आप में मिसलीडिंग नहीं। बट ये भी ऐसी बात कैसे कह पाएगा? अब ऑडिटर इतनी बड़ी बात बोल रहा है किसको? यूजर्स को, कि चिंता ना करो जी, विश्वास रखो मेरा, मैंने सब कुछ देख लिया कि अल्टीमेटली ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने आप में मिसलीडिंग नहीं। तो तुम्हारा ऑडिटर भी तो कुछ चेक करेगा, या ऐसे ही ओपनली स्टेटमेंट मैंने कुछ देखा नहीं करा नहीं और ऐसे ही लोगों को बता दिया? लोग तो फिर भी विश्वास कर लेंगे क्योंकि बोलने वाला चेहरा ही ऐसा है। कहा किसने? सीए, आपके ऑडिटर ने। पर कहीं ना कहीं मेरी ओर से, एक प्रोफेशनल की ओर से कोई भी स्टेटमेंट देना, लोगों का ब्लाइंड फेथ होना, एंड अल्टीमेटली अगर अगर कल को लेट इट बी वैसा नहीं निकलता, लोग, यूजर्स किसको जिम्मेवार ठहराएंगे? ऑडिटर। किसने क्या करा है जी? ब्रीच ऑफ फेथ। किसने जी हमारे साथ ब्रीच करा है? विश्वास, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। हमने इस बंदे पे इतना विश्वास किया, अब इसने बिना देखे सोचे समझे ऐसे ही बोल दिया कंपनी ठीक है। और इसका कहना हमारे लिए तो मतलब बहुत बड़ी बात है। हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, हमने लैंडिंग कर दी, हमने डील क्रैक कर ली, बट बाद में पता लगा वैसा नहीं है। तो हम तो सर किसको जिम्मेवार ठहराएंगे? आपके ऑडिट। ही शैल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओपिनियन। सबसे बड़ा मेन पॉइंट। ये नहीं कोई भी साइन करके बैलेंस शीट जो मर्जी लिख के दे दो, अपना कौन सा कुछ जा रहा है। यू विल बी हेल्ड पर्सनली लायबल फॉर योर वर्ड्स, व्हाट यू स्टेटेड टू द पीपल। जो भी तुमने यूजर्स को कहा उसके लिए तुम भाई साहब अकाउंटेबल हो, जिम्मेवार हो। ये नहीं कि जो मन में आया वो कह दिया। इसीलिए इसीलिए मैं पहले पूरी तसल्ली करूंगा इन दिए गए पॉइंट्स की, तब तक मैं अपना वर्ड कुछ भी मुंह से नहीं निकालूंगा जब तक मुझे ग्रीन सिग्नल्स नहीं दिखते। लाइक नंबर वन, द अकाउंट्स। हाँ जी। The accounts have been drawn up with reference to entries in the books of accounts. सर पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है जी? कि जो भी अकाउंट्स यहाँ पे ड्रॉन अप किए गए। सर एक बात बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या डायरेक्टली बन जाती? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए क्या चाहिए? ट्रायल। ट्रायल कहां से बनती है? फ्रॉम द लेजर्स। लेजर्स कहां से बनेंगे? फ्रॉम द जर्नल। तो नेचुरली सर ये तो आगे से आगे ऐसे आगे प्रोसेस है, जैसे बुक कीपिंग वर्ड बोलते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग एंट्री होगी, देन वो जर्नल लेजर में जाएगी, लेजर के बाद उसकी ट्रायल होगी, ट्रायल से वो रिफ्लेक्ट करेगी कहाँ पे? एफएस के अंदर। दैट इज द पॉइंट। आइए सर, मतलब तुम एक चीज इंश्योर करो कि ऐसा तो नहीं एफएस में अपनी ओर से फिल इन द ब्लैंक्स जो मर्जी भर दिया। दैट हैव बीन ड्रॉन अप एफएस हैज बीन ड्रॉन, अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विद रेफरेंस टू द, क्या लिखा हुआ है? एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आगे, द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय क्या? Sufficient and appropriate evidence. What kind of evidence? Document, invoices, vouchers, bills। कि मतलब बोगस एंट्री तो नहीं? क्योंकि देखो हमें पता है आज के जमाने में तुम पर्टिकुलरली जो अकाउंटिंग करते हो, मैनुअल अकाउंटिंग तो बहुत खत्म ही होगी। सारी डिजिटल अकाउंटिंग चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग चल रही है, सब सॉफ्टवेयर के द्वारा। एंड आज की डेट में पर्सन को सिर्फ क्या देनी होती है? जस्ट इनपुट, एंट्री। आपने सिर्फ एक जर्नल एंट्री डालनी है सिस्टम में, तुम्हें लेजर्स, ट्रायल, कैश बुक, बीआरएस, मैं कह रहा हूं जो चाहिए सब बना बनाया मिलेगा, एफएस भी बनी बनाई मिलेगी। तो एक चीज समझो, अगर सिस्टम में एंट्री ही गलत हुई है फिर तो आगे सारा सिस्टम ही खराब जाएगा, एफएस में भी गलती जाएगी। तो वही तो ऑडिटर को कह रहे हैं जाके चेक कर। मन करे बोगस एंट्री हो, कोई बिल नहीं, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं। इतना तो हमने प्लस वन लेवल पे पढ़ा था कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना क्या है, जरूरी है। इनवॉइसेस, वाउचर्स, चाहे डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, प्रॉपर बनाओ। आगे नंबर थर्ड, नन ऑफ द एंट्रीज इन द बुक्स हैज बीन, क्या लिखा हुआ है? मतलब 100% कंप्लीटनेस। 100% कंप्लीटनेस, व्हाट इट स्टैंड्स फॉर जी? पता लगे कि अकाउंट्स में से फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक कुछ एंट्रियां लेके ही नहीं गए, ये तो फिर और गलती है। फिर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने आप में कंप्लीट ही नहीं है। और हमें तो सबसे बड़ी असर्शन जिसके बारे में रिप्लाई देना होता है, जिसके बारे में मुझे वेरिफिकेशन करनी होती है, नंबर वन थिंग इज कंप्लीटनेस। कि अगर इनके यहाँ पे मान लो जी 400 ट्रांजेक्शन हुई है, 400 की 400 अकाउंट्स में गई, अकाउंट से एफएस में गई, इस बात का दावा है।
मतलब देख, अभी मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कंप्लीटनेस। कि अगर लेट इट बी 300 ट्रांजैक्शन हुई हैं तो 300 की 300 एफएस में हैं, इस बात का आश्वासन होना, इस बात का विश्वास होना। जब, एक बात बताओ, सीए भी तुम लोगों को विश्वास तब दिलवा पाएगा जब उसको खुद विश्वास होगा किसके ऊपर, एफएस के ऊपर। एंड वो विश्वास कहां से आएगा, इन चीजों से। 3 पॉइंट, पहला, अकाउंट्स जो ड्रॉ किए गए हैं वो एंट्रीज बेस्ड, एंट्रीज जो रिकॉर्ड की गई हैं बुक्स में वो सपोर्टेड बाय प्रॉपर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस है, एंड नन ऑफ द एंट्रीज हैव बीन omitted. क्लियर। नंबर 4, द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द स्टेटमेंट इज क्या है, क्लियर एंड क्या, नो वेगनेस। क्लियर, इसको लिख ले यहाँ पे, अनएम्बिगुअस मतलब नो वेगनेस, किसी तरह की कोई वेगनेस नहीं है, क्लैरिटी है सर। टू द, जैसे कहते हैं डायरेक्ट पिच, सिंपल सी बात, सीधी बात। आगे, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स आर प्रॉपरली, यस प्लीज, are properly classified, described, and disclosed in conformity with applicable accounting standards. आगे ना, एफएस बनती हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, उनका ऑडिट होगा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग। मेरे पे जो एप्लीकेबल है, एस ए, मेरे पे, आई एम द ऑडिटर, मेरे पे क्या एप्लीकेबल है, एस ए, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। मैनेजमेंट पे क्या एप्लीकेबल है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्योंकि उन्होंने एफएस बनानी है, मैंने उसका ऑडिट कर दिया। देखो जी, मेरे मुताबिक, सिंपल सी लैंग्वेज, मेरे मुताबिक अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग टू द ट्रांजेक्शन्स को, अमाउंट्स को प्रॉपरली क्लासिफाई कर रही हैं, क्या कर रही हैं, डिस्क्राइब कर रही हैं एंड डिस्क्लोज्ड, अगर कर रही हैं, बहुत बढ़िया सर। हम तो चाहते भी हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई ही ऐसी जाए जो अमाउंट्स को प्रॉपरली क्लासिफाई, स्टैंड्स फॉर लाइक रेवेन्यू, कैपिटल, कि अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो पीएल में, अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो बैलेंस शीट में। दैट अमाउंट्स टू क्लासिफिकेशन, एंड उसको प्रॉपरली डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइब मींस लाइक उसकी एक्सप्लेनेशन, नॉट इन द मेन एफएस, मतलब बैलेंस शीट और पी एंड एल, नोट्स टू अकाउंट्स। अगले ने प्रॉपर उसको डिस्क्राइब करा एंड डिस्क्लोज करा, जो एज पर द एप्लीकेबल अकाउंटिंग, कितने पढ़ चुके हो, हर स्टैंडर्ड में तुम्हें लास्ट में क्या मिलते हैं, डिस्क्लोजर्स। दैट डिस्क्लोजर्स, जब इतनी फाइननेस मिलती है ना, तुम्हारा ऑडिटर खुद ही अपने आप में पॉजिटिव होता रहेगा, बढ़िया सर, सब ठीक है। एंड द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स जो प्रिपेयर किए गए हैं, प्रेजेंट सर, यस प्लीज, हाँ जी, presents a true and fair picture of the operational results and of the assets and liabilities. बिल्कुल, और जो इन्होंने मतलब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करे हैं वो अपने आप में ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द क्या, ऑपरेशनल रिजल्ट्स, मतलब तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अगर मुझे ये 6 पॉइंट्स मुझे क्या मिलते हैं, पॉजिटिव मिलते हैं, मतलब द ऑडिटर विल इंश्योर while drafting the opinion he will usually check these points, कि अगर ये 6 पॉइंट्स मुझे ओके मिलते हैं तो मैं अपनी ओपिनियन बनाकर उसको एक्सप्रेस कर दूंगा वाया एक रिटर्न रिपोर्ट। दैट इज अ केस। क्लियर। लो जी, फटाफट के 6 पॉइंट्स दोबारा देखो। नेक्स्ट आगे छोटा सा पॉइंट है, ऑडिटिंग प्रोवाइड्स अश्योरेंस एंड बाय whom, इंडिया में ऑडिट कौन करेगा, जल्दी 6 पॉइंट्स। हाँ जी, भूल गए, मतलब उसको एफएस में, अकाउंट्स में तो थी, मान लो उनको एफएस में रिफ्लेक्ट करना ही भूल गए, या कोई ट्रांजैक्शन हैपन हुई थी, आपने उसको रिकॉर्ड ही नहीं करा। दैट इज, कंप्लीटनेस इज वन ऑफ द मेन थिंग। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे एक वर्ड बताऊं पर्टिकुलरली, काफी हद तक इसने अपनी असर्शंस, असर्शंस एक मोस्ट कॉमन वर्ड पूरे ऑडिट में चलेगा आगे, असर्शंस, जिनके बारे में मैनेजमेंट एफएस के अंदर बताती है हमने कंप्लीटनेस करी, प्रॉपर क्लासिफिकेशन करी, डिस्क्रिप्शन दी, डिस्क्लोजर दिया, कोई ओमिशन नहीं है, प्रेजेंटेशन अच्छे से है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, असर्शंस। इन्हीं असर्शंस को ऑडिटर को वेरीफाई करना होता है वेदर क्या सही है, क्योंकि मैनेजमेंट तो देखो सिंपल सी बात, अपना मोटिव पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और ये जो बनाकर एफएस मुझे दी हैं, इसमें क्या पता कितना झूठ तूफान इन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला, जब तक मैं तसल्ली नहीं करता मैं आगे लोगों को तसल्ली नहीं दूंगा। क्यों, मुझे पता है मेरे शब्द तुम लोगों के लिए बहुत बड़े हैं, तुम ब्लाइंड फेथ करते हो,
एंड अल्टीमेटली, और मैं तुम लोगों के साथ गलत करूं वो विश्वासघात होगा। इट्स बेटर पहले मैं तसल्ली करूंगा ईच एंड एवरी चीज, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस, जहां तक मेरी अप्रोच, वो तुम्हारी इच्छा। जैसे आपने +1 लेवल पे वर्ड पढ़ा होगा सर, एक होता है सेंसस मेथड, एक होता है सैम्पलिंग मेथड। देखो जी, टाइम के अकॉर्डिंग है। अगर टाइम अच्छा होगा मैं सेंसस लगा दूंगा, टाइम नहीं भी होगा तो सैम्पलिंग। मेरे लिए, ऑडिटर के लिए दोनों पॉसिबल है। क्या कहीं लिखा हुआ है कि तुम्हें सैंपलिंग ही लगानी है? क्या कहीं लिखा हुआ है कि तुम्हें सेंसस ही करना है? दैट डिपेंड्स अपॉन यू। तुम सर जी 4 दिन में सारा काम देखो, 4 दिन में सैंपलिंग लगाओ, पर जो भी ओपिनियन दोगे ना, तुम उसके लिए लायबल रहो। सिंपल सी बात इतनी है। अब तू देख कितनी गहराई में जाना है। जैसे कई बार कोई मिक्सचर भी यूज करता है, मिक्सचर यूज करता है, कुछ आइटम्स पे सैंपलिंग, कुछ आइटम्स पे सेंसस। समझे ना पॉइंट? देखो जी, तुम्हारी अप्रोच। मैं सिंपल सी बात, बाहर वाले लोग क्या कह रहे हैं, यूजर्स, यूजर्स क्या कह रहे हैं, ऑडिटर अपनी सफाई दे रहे। हमें नहीं पता। हमें नहीं पता कि तुमने क्या करा, कैसे करा, क्यों करा। हमें इतना पता है तुमने ओपिनियन ये दी थी, और तुम्हारा कुछ कहना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तुमने एडवर्स कहा, हमने एडवर्स मान लिया। तुमने क्लीन कहा, हमने क्लीन मान लिया। तुमने जो बताया हमने वो माना। पर अब तुम कह रहे हो सर ऐसा था, फलाना था, वो था। मैं नहीं मानूंगा। इसीलिए ऑडिटर के ऊपर मतलब सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, पहले खुद की तसल्ली करना, देन आगे लोगों को तसल्ली दिलवाना। नहीं, अदरवाइज अदरवाइज बहुत महंगी पड़ेगी ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। क्योंकि जितने तेरे यूजर्स हैं, 1 मिनट से पहले वो तेरे पे क्या करेंगे, केस। किस बात का? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कि हमारे ऑडिटर ने ही पर्टिकुलरली ये बातें छुपाई हैं जी। दैट इज द केस। वो जो आई से ही तेरे पे पनिशमेंट का सीन चलाएगा, तुम्हारी मतलब नेक्स्ट आगे नाफरा के अंडर मन करे फाइल लग जाए, वो अलग बात है। इसीलिए तुम्हें इन चीजों को लेकर क्लियर करना जरूरी है। और दूसरा पॉइंट, ऑडिटिंग क्या प्रोवाइड करती है जी आपको? एश्योरेंस। एश्योरेंस स्टैंड्स फॉर, एश्योरेंस स्टैंड्स फॉर भरोसा, विश्वास, विश्वास दिलवाना। पढ़िए, इट्स बेसिक नेचर लाइज इन प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंस टू द क्या, यूजर्स। यस, सच एन एश्योरेंस लेंड्स क्रेडिबिलिटी। हाँ जी। Credibility to financial statements. Audited financial statements provide confidence to users that financial information reflected in financial statements can be कि relied on. मतलब ऑडिट अपने आप में एक ये चीज है कि ऑडिट तुम लोगों को क्या दिलवाती है जी? विश्वास। किस बात का? किस बात का? दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी यहाँ पे प्रेजेंट की गई है, जो भी इसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या की गई है, डिस्क्लोज की गई है, वो टू द बेस्ट अपने आप में क्या है, सही है, विश्वास करने के लायक है। मेरी बात मानो। पर हम तेरी बात ही मानेंगे। इसीलिए कहा था पहले तुम तसल्ली कर लो, फिर आगे लोगों को तसल्ली देना। क्योंकि लोग तुम्हारे कहे अनुसार चलेंगे, मैनेजमेंट के ऊपर उनको कोई भरोसा नहीं। चाहे मैनेजमेंट को उन्होंने ही रखा था, फिर भी यूजर्स का मेन फोकस, मेन अट्रैक्शन किसके ऊपर होगा? ऑडिटर। कि ऑडिटर की बात सुनो, वो क्या कहता है। बिकॉज आप अपने फील्ड में क्या माने जाते हो? एक्सपर्ट। एंड हमारे फील्ड दो ही आते हैं, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग एंड, जिसके हम एक्सपर्ट माने जाते हैं, तभी तो लोगों का फेथ हमारे ऊपर है यार। जहां कहीं ऑल ओवर इंडिया कोई अकाउंट्स का मैटर आता है, अगला पहले ही एक वर्ड बोलता है, यार किसी सीए को ढूंढो। आप कह दो जी सीए को सब कुछ थोड़ी आता होगा, ये बाय डिफॉल्ट माना जाता है कि अगर तुम्हें अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है, तुम्हें ऑडिटिंग की नॉलेज नहीं है, फिर और किसको होगी? पढ़िए, बाय होम इन इंडिया ऑडिट इज टू बी कंडक्टेड बाय अ प्रोफेशनल। हाँ जी। Professional having good accounting and auditing background, हम्म। a chartered accountant having certificate of बट practice. मेन हैविंग क्या लिखा हुआ है? सीओपी। जिसके पास क्या होगा जी? सीओपी होगा। वही पर्सन इंडिया में क्या कर पाएगा? पर्टिकुलरली सर, एक ऑडिट कर पाएगा। और ये कौन से ऑडिट की बात चल रही है? स्टैट। इंटरनल का कॉन्सेप्ट अलग आएगा। अभी किसकी बात चल रही है? स्टैट ऑडिट। क्लियर नाउ? द नेक्स्ट इज मतलब स्टैट ऑडिट के लिए हु इज एलिजिबल? सीए होल्डिंग सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। जिस दिन तुम पेपर्स अपने क्लियर कर लेते हो, जिस दिन तुम्हें डिग्री मिलती है, वो सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप होता है कि आप आईसीआई के क्या बन चुके? मेंबर। इफ यू ऑप्ट फॉर द प्रैक्टिस, देन आपको अलग से अप्लाई करना पड़ता है, एक और सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। सेम लाइक डॉक्टर्स। डॉक्टर्स को भी थी, हर डॉक्टर्स को अलाउड नहीं क्लिनिक ओपन करना, जिनके पास क्या है? सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने का। देन आगे, सर बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, व्हाई ऑडिट इज नीडेड।
बड़ा अच्छा पॉइंट है सर। एक बात बताओ, अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं, अब से लेकर जब 2 लेक्चर्स हमारे हो चुके, हर लाइन में हम क्या पढ़ रहे हैं, बेनिफिट ही तो पढ़ रहे हैं कि सर ऑडिट करवाना मतलब मैंडेटरी तो छोड़ो, वॉलंटरली भी करवा लोगे तो भी फायदा है। कारण, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। किस चीज की क्रेडिबिलिटी? दैट द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द एफएस कैन बी रिलायड अपॉन, कि विश्वसनीय है, विश्वास करने के लायक है। और दूसरा, यूजर्स का कॉन्फिडेंस उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या होगा, इंक्रीज। और एक कल बढ़ा था, इंप्लॉयज के ऊपर क्या रहेगा, मॉरल चेक। वो जल्दी जल्दी गलती नहीं करेंगे, क्यों? उनको पता है कि उनका काम क्या होगा, चेक होगा। पढ़िए, ऑडिटेड अकाउंट्स प्रोवाइड, और दूसरी बात, ऑडिटेड अकाउंट क्या प्रोवाइड करती हैं, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन। और ये बात सही है। अगर तुम एक अनऑडिटेड ले जाओ और एक ऑडिटेड ले जाओ, ऑन अनऑडिटेड की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं। अगला ऑथेंटिक मानेगा ही किसको, जो ऑडिटेड होंगी। पढ़िए, इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू द यूजर्स। हाँ जी, that information on which they are relying is qualitative and applicable. बिल्कुल Auditing standards have been followed. बिल्कुल, एंड एप्लीकेबल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन फॉलोड। मतलब एक बाय डिफॉल्ट ये थीम होती है कि पहली बात तो वो क्वालिटेटिव है इंफॉर्मेशन, प्लस एप्लीकेबल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग टू, इसका अगर ऑडिट किया गया है तो नेचुरली सर ये अपने आप में काफी हद तक, काफी, मैं कंप्लीट नहीं कहूंगा, काफी हद तक विश्वसनीय है, रिलाइड अपॉन है। दैट इज द केस। नाउ, इन केस ऑफ कंपनीज, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द consisting of directors. As shareholders are the company owners of the company, they need an, yes please. They need an independent mechanism to check if the financial information is qualitative and reliable. अब देखिए, इन्होंने स्पेशल एक वर्ड यूज किया बीच में, क्या, एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म। कहते देखो जी, बुरा मानने वाली बात नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहीं ना कहीं इस बात पे थोड़ा वो करते हैं ना कि ये तो जी ओनर्स हमारे पे शक कर रहे हैं। मैं क्या, देखो सर, शक करने वाली बात नहीं है। तुमने ही एंटिटी को 365 दिन क्या करा, रन करा, मैनेज करा, इसके अफेयर्स कंट्रोल करे, एंड तुम ही उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाकर दे। शक करने वाली बात नहीं है, बट स्टिल हम एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म के द्वारा इनको चेक करवाना चाहते हैं। क्योंकि देखो, क्या पता तुम झूठ बोल रहे हो, क्या पता तुम्हारा कोई और मोटिव हो। हम कोई शक नहीं कर रहे। और अगर तुम इतने ही सच्चे हो, सिंपल सी बात, आपा कहते नहीं, अगर भाई तू इतना ही सच्चा है, इतना ही अपने आप में ठीक है, फिर तेरे को तलाशी देने में, चेकिंग करवाने में दिक्कत किस बात की? अगर इतना ही है का, तो नहीं जो आप मेरे पे शक कर रहे हो, आप हमारी कैपेबिलिटी पे डाउट उठा रहे हो। मैं कहा ये बातें नहीं, ये बातें साइड पे रख। हमें फिर भी एक आश्वासन चाहिए, एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म चाहिए जो ये बताए, ये जो एफएस बनाई गई है ना, ये रिलायबल है, क्वालिटेटिव है, कोई इंडिपेंडेंट पर्सन करे, तुम नहीं। क्योंकि तुमने तो इसको बनाया है, तुम तो इसकी फेवर करोगे। तुम थोड़ी बताओगे इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या गलती है, कहाँ पे लूप होल है। हम एक इंडिपेंडेंट पर्सन के द्वारा, और दूसरी बात, हम कंपनी के ओनर्स, हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं है, हम तो बाहर किसी पर्सन से करवाएंगे यार। तेरे को क्या पैसों की दिक्कत? पैसा हमने देना, फीस हमने पे आउट करनी, हम तो करवाएंगे। आगे, हेयर देयर इंटरेस्ट इज सेफ गार्डेड बाय, उन लोगों का, बाहर वालों का जो इंटरेस्ट है, दैट इज सेफ गार्डेड बाय किसके द्वारा, ऑडिट। नेक्स्ट, एन ऑडिट एक्ट एज अ मॉरल चेक। मॉरल चेक कौन, किसके ऊपर? फ्रॉम कमिटिंग फ्रॉड्स फॉर द फियर ऑफ बीइंग, मतलब कहीं ना कहीं वो फ्रॉड करने की हिम्मत जल्दी तो नहीं करेंगे। हाँ, बाकी जिसने करना है करने को करके हटेगा। बट इतना पता, जब एक ऑडिटिंग अप्रोच लगा दी जाती है ना, ये मतलब कहीं ना कहीं पॉइंट क्या हो जाता है, थोड़ा थम जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि अगले को ये होता है कि हमारा काम क्या होगा, चेक। अगर फ्रॉड में पकड़े गए तो जब ये एक मॉरल चेक, एक काइंड ऑफ कहते हैं ना कंट्रोल, चाहे तुम करो ना करो, बट एक बार कह दो जरूर कि सर हम तो काम क्या करेंगे, चेक करेंगे, तो आपका एम्प्लॉय गलती करेगा ही नहीं, या उसके चांसेस बहुत क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज आगे, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर हेल्पफुल टू द, हाँ जी, Helpful to government authorities for determining tax और liability. दूसरी बात, गवर्नमेंट भी तो इसको क्या करेगी, इजीली एक्सेप्ट करेगी। अब एक होती है अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तुम उनके बेसिस पे मान लो टैक्स लायबिलिटी भरने लग जाओ, गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। और वही जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनके बेसिस पे तुम टैक्स फाइल करो, अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करो, इजीली एक्सेप्टेबल।
प्रोसेसिंग में जाएगी, वन शॉट में प्रोसेस हो गए, क्लियर, नो ड्यूज। क्यों? गवर्नमेंट भी आपकी इज्जत करती है कि अगर वो सीए के द्वारा ऑडिटेड हैं, देन इट्स फाइन, इजीली एक्सेप्टेबल। आगे सर, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी रिलाइड अपॉन बाय द, हाँ जी, by lenders, bankers for making their credit decisions, that is whether to lend or not to तो lend. पर्टिकुलर एंटिटी, मतलब आज की डेट में तो ये वैसे मोस्ट कॉमन है। तुम अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेकर बैंक में चले जाओ, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, दोबारा बाहर भेज देंगे, सर इसको सीए स्टैम्प साइन करवा के लेके आओ। जब तक ये ऑडिटेड नहीं होंगी, हम कैसे मान ले टर्नओवर आपकी इतनी है? हम कैसे मान ले कि आपकी परचेज वाकई में इतनी है, तुम्हारे पास इतना स्टॉक होता है, तुम्हारी इतनी प्रॉफिटेबिलिटी है, हम कैसे मान ले? अगला कहता जाके पहले ऑडिट करवा के लेके। और दूसरी बात, जब तुम ऑडिटेड एफएस लेके जाओ, अगला पढ़ेगा भी नहीं, शायद पढ़ेगा भी नहीं, सवाल जवाब भी नहीं, सीधा एफएस उठाई, लाइन में लगाई, हाँ जी बताओ कितना लोन चाहिए। मैं कहा जी ये पहले भी तो टर्नओवर वही थी, अब भी टर्नओवर वही है। हाँ पर पहले फर्क था ना, पहले वो स्टैम्प साइन नहीं थी, अब स्टैम्प साइन होगी ना। लोगों का ये इतना विश्वास है अपने साइंस के ऊपर। आगे, मतलब लेंडर्स बैंकर्स जस्ट दे वांट ऑडिटेड एफएस, इससे ऊपर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन उनके लिए कुछ नहीं। किसी सीए स्टैम्प साइंड है, चलेगा। आगे, एन ऑडिट में ऑल्सो क्या लिखा हुआ है, डिटेक्ट फ्रॉड और एरर और बोथ। देखो सिंपल सी बात, अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि ऑडिट करवाने का मेन मोटिव फ्रॉड या एरर्स को निकालना था, गलत। ऑडिट का मेन मोटिव होता है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर। हाँ बट जिस चीज के ऊपर तुमने ओपिनियन देनी है, उसमें सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या बन जाता है, कहीं ना कहीं डिटेक्ट करना फ्रॉड को, एरर्स को, क्योंकि उसी चीज के बारे में तो रिपोर्ट करनी। तुमने क्या कहा था अभी कि तुम रिपोर्ट किस चीज के बारे में करने जा रहे हो, कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स। और मिस स्टेटमेंट्स दो तरह की होती हैं, या तो एरर या फ्रॉड। तो डायरेक्टली कभी मत कहना, ऑडिट में डायरेक्टली कभी मत कहना कि ऑडिट का मेन पर्पस इज डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, गलत। हाँ, सेकेंडरी पर्पस इज, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इज देयर, कि जिस चीज के ऊपर तुमने ओपिनियन देनी है, उसका काम ही कुछ ऐसा है कि उस काम में तुम चेक करोगे, जो जो सामने आएंगे मैं वो रिपोर्ट करता जाऊंगा। तो वन ऑफ द बेनिफिट ये भी है कि अगर तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई फ्रॉड या एरर क्या करता होगा, एग्जिस्ट करता होगा, वो सामने क्या हो जाएगा, डिस्क्लोज हो जाएगा। बट आगे, एन ऑडिट रिव्यूज एग्जिस्टेंस, हाँ जी, Existence and operations of various controls operating in any entity. Hence, it is useful at pointing out deficiencies. और दूसरी बात, जब मैं तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करूंगा, चेक करूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम किसके द्वारा चलता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो मतलब मैं कहीं ना कहीं तुम्हारे ऑपरेशनल कंट्रोल्स भी देख लूंगा, जब ऑडिट करने आ रहा हूं तुम्हारे एग्जिस्टेंस ऑफ ऑपरेशनल कंट्रोल्स भी देख लूंगा, एंड वेरियस थिंग्स जो जो टाइम टू टाइम मुझे चाहिए। तो हो सकता है मैं आपको वेरियस सुजेशंस भी दे दूं, डेफिशिएंसीज रिपोर्ट कर दूं कि आपके सिस्टम में यहाँ कमी है, आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपको ये मेथड फॉलो करना चाहिए था। तो जहां भी मुझे कमी लगी, उल्टा बढ़िया चीज है, जब इंडिपेंडेंट पर्सन कोई चीज देखने आ रहा है, सब कुछ ऑब्जर्व करेगा, कहीं ना कहीं अगर उसको डेफिशिएंसी लगेगी, वो डेफिशिएंसी आपको क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा, एक सुधरने का मौका देगा। दैट इज द पॉइंट। तो मतलब इससे कहीं ना कहीं जो भी तुम्हारे सिस्टम में वेरियस कंट्रोल्स में क्या होती हैं, डेफिशिएंसीज, वो भी कभी कभार क्या हो जाती हैं, रिपोर्ट हो जाती हैं। क्योंकि देखो, ये मेरा मेन मोटिव तो नहीं, मेरा मेन पर्पस तो नहीं है, बट फिर वो बात सेकेंडरी, कुछ कहते नहीं बैक एंड पे चीजें चल रही होती हैं, तो उनमें से वन ऑफ द पॉइंट ये भी आ जाता है कि अगर इंटरनल कंट्रोल्स में तुम्हें वहां पे कोई क्या दिखेगी कमी, कि मान लो इनके वे आउट क्या है, काम करने का ढंग क्या है, ये कैसे। देख सिंपल सी बात, तुमने जो इंटरनल कंट्रोल्स लगा रखे होंगे, वो गाइड करेंगे किसको सर, अकाउंटिंग सिस्टम को। अकाउंटिंग सिस्टम से ही तो क्या बनेगी, मैं ऑडिट करने किसका आ रहा हूं, विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द अकाउंटिंग सिस्टम, एंड अकाउंटिंग सिस्टम इज गाइडेड बाय। सो कहीं ना कहीं इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर भी लिटिल बिट चेकिंग का स्कोप मेरा जाता है, और मैं उस पर रिपोर्ट नहीं करूंगा, मेरा आईसी पे रिपोर्ट करना मेन मोटिव नहीं है। हाँ बट अगर आईसी में मुझे क्या मिलेगी, कोई डेफिशिएंसी, कोई कमी अगर पॉइंट आउट हुई, मैं आपको बता दूंगा कि चल ये आपका सिस्टम ठीक नहीं है जी, इसको आप ऐसे कर लिया करो। तो जो भी मेरी ओर से वेलकम सजेशन हो पाएगा मैं जरूर दूंगा। दैट इज द पॉइंट। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज
ऑडिट मैंडेटरी और वर्ड पढ़िए क्या लिखा हुआ है, वॉलंटरली, जो अपन कल बात कर रहे थे, पढ़िए। सर ऑडिटिंग इज नॉट ऑलवेज लीगली मैंडेट। हमने ऑलवेज वर्ड तो नहीं सुना कभी। हाँ, मोस्ट ऑफ द एंटिटीज के ऊपर ऑडिट अपना क्या है आजकल लीगली करते जा रहे, क्योंकि इसके बेनिफिट्स को देखते हुए सरकार भी डे बाय डे बैकएंड से ऑब्लिगेशन लगाती जा रही है कि इन एंटिटीज को ऑडिट करवाना जरूरी है, क्योंकि हमने पढ़ लिए जिस तरह के बेनिफिट्स बताए। पर इसका मतलब ये नहीं कि जिनके ऊपर मैंडेटरी लीगल प्रोविजन नहीं है भी उनको फॉलो नहीं करना, वो भी करवा लो। अच्छी बात ही है, कोई बुरा काम थोड़ी कर रहे हो। अपने आप को सेल्फ एश्योरेंस दिलवाना क्या कोई गलत चीज है पर्टिकुलरली क्या? नहीं सर, कोई अच्छा काम ही कर रहे हो, चलने दो। पर मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सिर्फ जिनके ऊपर लीगली मैंडेट है उन्हीं को ऑडिट करवाना है, कोई भी करवा लो। अब जैसे कल हमने बात करी थी कि जो एंटिटीज पर्टिकुलरली प्रोप्राइटरशिप में है या पार्टनरशिप में है, अब इनका एक्ट तो पर्टिकुलर कोई बात ही नहीं करता। सोल प्रोप्राइटरी का तो एक्ट ही नहीं है। पार्टनरशिप का है, वो कभी ऑडिट बोलता ही नहीं। हाँ, कंपनीज वाले कहते हैं, एलएलपीज वाले कहते हैं, सोसाइटीज वाले कहते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें बाय डिफॉल्ट उनके सेक्शंस में, उनके लॉ में लिखा हुआ है इट इज मैंडेट। जैसे आपने कंपनी के ऊपर ऑडिट पढ़ा, कंपनी के ऊपर क्या कोई मैंने थ्रेशोल्ड बताई? नहीं। कि अगर इतनी टर्नओवर, इतनी कैपिटल, एलएलपी ने बताई। एलएलपी ने क्या कहा था, अगर आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन और अगर आपकी टर्नओवर इतनी होगी तो ऑडिट करवाओ। सर वो डिपेंड करता है जो भी क्राइटेरिया तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल होगा। सुनो, यस देयर आर एंटिटीज लाइक कंपनीज, हाँ जी, Like companies which are compulsorily required to get their accounts audited under law. यस, हाँ जी। Even non-corporate entities may be compulsorily requiring tax audit of. अच्छा, या फिर चलो माना कि तुम रिस्पेक्टिव एक्ट में नहीं आए, इनकम टैक्स एक्ट में आ गए। अब इनकम टैक्स एक्ट का 44 AD, 44 AD, द प्रिजम्पटिव 44 ADA, जितने भी हैं मे भी उनमें फॉल करके, तो भी तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या होगा, ऑडिट होगा। आगे, यस अंडर द टैक्स लॉज, हाँ जी, फॉर एग्जांपल इन इंडिया, In India, every person is required to get accounts audited if turnover crosses certain threshold limit under income tax लाइक law. 44 AB में क्या लिखा हुआ है, 1 करोड़, कि अगर 1 करोड़ से ऊपर आपकी टर्नओवर जाती है तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या होगा, ऑडिट। अगर वही तुम्हारी वो 95% वो डिजिटल पेमेंट्स वाली है तो 5 करोड़, दैट इज द केस। आगे, नाउ सम एंटिटीज लाइक स्कूल्स, अच्छा कई बार ऐसा होता है वेरियस स्कूल्स कॉलेजेस को भी अपने ऑडिट करवाने पड़ते हैं। अब वहां पे ऑडिट करवाने का पर्पस माइट भी कुछ और है। लाइक यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, आपको ग्रांट्स प्रोवाइड करना चाहती है, को डोनेशन प्रोवाइड करना चाहती है, वो पहले क्या करवाएगी, ऑडिट। जैसे सीबीएसई वाले एफिलेशन से पहले स्कूल का क्या करवाते हैं, ऑडिट। आपने देखा कभी, मतलब कोई भी स्कूल अगर नया ओपन होता है डायरेक्टली एफिलेशन नहीं मिलती, पहले वो लिखते हैं टू बी एफिलेटेड विद, कि अभी होने वाले हैं नहीं। जब फाइनली उनका ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा, सारे करिकुलम पूरे हो जाएंगे, देन वो उसको एफिलेट करेंगे विद द सीबीएसई। नाउ नेक्स्ट, सम एंटिटीज लाइक स्कूल्स, Schools may be required to get their accounts audited for the purpose of obtaining grant or assistance from the government. however auditing is not always, क्या लिखा हुआ है, mandatory. Many entities get their accounts audited voluntarily because of the benefits of, क्या लिखा हुआ है, क्लियर, इसको लिखने चाहिए, बेनिफिट्स को देखते हुए, बेनिफिट्स को देखते हुए कोई भी एंटिटी, कोई भी एंटिटी अपनी एफएस का ऑडिट करवा सकती है। बेनिफिट्स को देखते हुए कोई भी एंटिटी, कोई भी एंटिटी एफएस का ऑडिट करवा सकती है। एंड ऑडिट करवाना, एंड ऑडिट करवाना मींस अपने आप को सेल्फ एश्योर करना, मींस अपने आप को सेल्फ एश्योर करना कि फाइनेंस एफएस में इंफॉर्मेशन रिलायबल है। क्या कि एफएस में जो भी इंफॉर्मेशन है
वो रिलायबल है, कि एफएस में जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल है, वो रिलायबल है। चलिए नेक्स्ट। नाउ द रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद अदर डिसिप्लिन्स। सर अदर डिसिप्लिन्स का मतलब क्या है यहाँ पे? अदर सब्जेक्ट्स। अब आप पर्टिकुलरली अकाउंट्स ही नहीं, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, पर्टिकुलर जैसे आप इंटर की स्टेज में देर आर टोटल 6 सब्जेक्ट्स जिनमें तुम डील करते हो, एंड ऑडिट का लिंक सबके साथ है। वही चीज हम कहते हैं पर्टिकुलरली। और एक कहने को होता है कि ऑडिट में क्या करना है पर्टिकुलरली, सर एग्जामिनेशन ही करनी है। उल्टा सर, जितना सबसे ज्यादा मुश्किल ही कौन है? ऑडिट करना। क्योंकि इस ऑडिट को करने के लिए द वेरियस फील्ड्स की आपको क्या चाहिए? नॉलेज। इसमें आपको अकाउंटिंग नॉलेज भी चाहिए, टैक्स नॉलेज भी चाहिए, कॉस्ट एफएम भी चाहिए, चाहे एसएम क्यों ना हो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उसकी नॉलेज भी चाहिए, समझे ना, लॉ की नॉलेज। तो जितने सब्जेक्ट्स हम नॉर्मली देखते हैं, चाहे मैथमेटिक क्यों ना हो, मैथमेटिक भी, स्टैट्स, सैम्पलिंग, वो भी तो क्या है, मतलब ये रिलेशन हम कुछ पढ़ने वाले हैं, दैट इज फॉर नॉलेज पर्पस। ये कोई एग्जाम पॉइंट से शायद नहीं है, बट नॉलेज पर्पस के लिए पता हो कि तुम्हारे ऑडिट का अदर डिसिप्लिन के साथ क्या रिलेशन है। जैसे कि नंबर 1, सर अकाउंटिंग के साथ तो वैसे ही मेन है, पढ़िए जी। अकाउंटिंग ऑडिटर प्रोवाइड्स, हाँ जी, Auditor provides opinion on financial statements. For this, he shall review and evaluate the financial statements. बिल्कुल। Thus, he should have enough thorough and sound knowledge about the accounting principles and form and contents of financial statements. एक बात बताओ, तुम ओपिनियन ही किसके ऊपर करने जा रहे हो? एफएस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती ही किसके बेस्ड है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। एंड अकाउंटिंग जो भी तुम्हारे कंटेंट्स ऑफ द एफएस हैं, इसके बारे में तो नॉलेज आपको वैसी होनी चाहिए, इसके बिना तो तुम्हें अपॉइंट ही नहीं होंगे। आगे, इट रिक्वायर्स कंप्लीट एक्सपर्टीज ऑफ क्या? जितने भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, तभी तो इंटर लेवल से ही तुम्हें सारे स्टैंडर्ड्स इन्होंने क्या कर दिए? सिलेबस में डाल दिए। उसका कारण, यहां तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ लोगे, फाइनल्स में इंडेस पढ़ लोगे, दैट मीन्स द रूट कॉज, द रूट कॉज जहां से अकाउंटिंग चलती है, स्टैंडर्ड्स बेस्ड। तब जब तुम्हें वही चीज क्लियर कर दी, तो तुम्हारे लिए किसी भी तरह की अकाउंटिंग में डील करना मुश्किल नहीं होगा। वो आपको एक्सपर्टीज प्रोवाइड करना चाहते हैं रिगार्डिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आगे, मैथमेटिक्स, ऑडिटर डील्स विद द, हाँ जी, Auditor deals with the financial figures and amounts that appear in financial अब statements. लाइक हम कहते हैं फाउंडेशन लेवल पे, सर मैथ्स का मतलब क्या है? हमारा काम ही नंबर्स में डील करना है, फिगर्स में डील करना है, अमाउंट्स में डील करना है। तो सर कहीं ना कहीं तुम्हारा माइंड कैलकुलेटिव हो, शार्प हो। दैट इज वाई इन्होंने एंट्रेंस लेवल पे आज भी क्या रखा हुआ है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। उसका कारण ही यही है कि पर्सन तेज स्किल वाला हो, पर्टिकुलरली फास्ट एग्जीक्यूशन वाला। ऐसी थोड़ी हमें नंबर निंजास कहते हैं। उसका कारण है, दैट मीन्स नंबरों में खेलना, कि फिगर एग्जैक्ट तक भी हमें क्या होती है? याद होती है कि वहां पे इतनी वैल्यू लिखी हुई थी। दैट इज द काइंड ऑफ मतलब होल्ड। इसीलिए मैथमेटिक्स में हमें क्या करवाया जाता है? डील करवाया जाता है। लाइक कैलकुलेटिव पॉइंट, परसेंटेज बेस्ड के ऑरली चल रहे सर, बोलो टोटल करना है कि मतलब 1 सेकंड में चल लाएंगे वाइस। दैट इज। आगे, इट रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ, हाँ जी, Knowledge of calculation procedure involved in computing various items. For example, लाइक डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब क्लाइंट ना कई बार सीधी बात करते हैं कि सर जी मान लो अगर अपनी इनकम कितनी हो, 15 लाख हो, तो कितना टैक्स बढ़ जाएगा? आप करो, कॉपी पेन लेके बैठ गए, 15 लाख का, हाँ 12 लाख तो कोई ना, इसके ऊपर टैक्स ही लगेगा, कुछ इतना बनेगा जी। दैट काइंड ऑफ कैलकुलेशन, द फास्ट एग्जीक्यूशन, इसीलिए मैथमेटिक्स स्किल्स। अब लाइक डेप्रिसिएशन का है, तुम्हें रेट्स याद है पर्टिकुलरली कि मान लो 40 है, 30 है, 15% है, 10% है, या किस पे कितना है। सर अगर साल में 180 डे से लेस है या मोर है, इमीडिएटली, दैट इज कैलकुलेटिव माइंड। और इतना तो हमें पता होता है कि वैल्यू नंबर देखते ही पता लग जाता है यार, ये कहीं फॉर्मूला गलत लगा हो। जब आप चेक करोगे, क्यों? बात नहीं बन रही। इसका 15% अप्रॉक्स तकरीबन 6,000 होना चाहिए, वहां पे 7,000 आ रहा है, फॉर्मूला गलत लगा हुआ है। ये चीज है। आगे, नेक्स्ट, ही हैज टू मेक, और दूसरी बात सर, हमारा काम कहीं ना कहीं कंपेरेबिलिटी भी है। जैसे एफएस में कंपेरेबिलिटी करना, कंपैरिजंस करना, दैट इज कॉल्ड एज ही हैज टू मेक कंपैरिजंस एंड परफॉर्म, क्या लिखा हुआ है? रेशियो एनालिसिस। क्लियर? दस अ गुड हैंड ऑन, क्या लिखा हुआ है? मैथ्स इज रिक्वायर्ड। ये अपना मेन काम है। अगर मैं तुम्हें एक वर्ड यहाँ पे यूज करूं, एक आगे जाके वर्ड आएगा सैप।
सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, एनालिसिस पार्ट करना। उस एनालिसिस पार्ट में, अरे तुम लोग +2 लेवल पे जो एक वो टॉपिक पढ़ते थे, ट्रेंड एनालिसिस, कंपैरेटिव, कॉमन साइज रेशियो एनालिसिस, इवन अपनी पार्ट सी बुक का +2 में नाम ही क्या था, एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि तुम वहां पे एनालिसिस कर रहे हो। इवन कैश फ्लो भी क्या एनालिसिस ईयर का, कि पिछले साल से करंट ईयर में कैश की मूवमेंट्स क्या हुई हैं, तभी उसका नाम भी क्या था, एनालिसिस। वो सारी चीज यहाँ पे आती है। आगे नेक्स्ट, सर स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज हमें क्यों चाहिए, क्यों? यहाँ पे जरूरी थोड़ा हर केस में तुम 100% चेकिंग कर पाओगे, माइट भी तुम्हें क्या लगानी पड़े, सैम्पलिंग। और सैम्पलिंग इज बेसिकली गाइडेड अंडर स्टैटिस्टिक्स। पढ़िए, सैम्पलिंग इज एन इंपॉर्टेंट ऑडिटिंग टेक्निक। हाँ जी। For drawing random sample, he requires knowledge of probability theory and various statistical concepts. बिल्कुल, वो आपने सुना होगा कि रैंडम सैम्पलिंग, उसके अंदर फिर स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, अलग अलग तरह की सैम्पलिंग्स होती हैं, तो वो सारा कुछ गाइड करेगा। आगे सर, इकोनॉमिक्स का मेन मोटिव क्या है हमारी इस ऑडिटिंग के साथ? वी हैव टू डील विद द एफएस, एंड एफएस प्रिपेयर की जाती हैं अंडर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, और हमें उस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर क्या करना होता है, रेगुलेट रहते हुए बिहेव करना होता है। तो कहीं ना कहीं हमारी एफएस अफेक्टेड बाय क्या होती है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। पढ़िए, बिफोर कंडक्टिंग ऑडिट, हाँ जी, auditor needs to obtain knowledge about overall business and economic environment affecting the client. thus economic concepts are required to perform auditing in a meaningful way. Now the next word is law. Law तो सर हमारा बेसिक पॉइंट, जो तुम लोगों ने मतलब कंप्लायंसेस चेक करने हैं, वो करने ही क्या है, कंफर्मिटी विद द, आप यहाँ कर ही क्या रहे हैं, कंफर्मिटी, कि क्या इन्होंने, इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ने लॉ के साथ कंप्लायंस किया है या नहीं। पढ़िए, ऑडिटर हैज टू चेक ट्रांजैक्शन transaction with respect to conformity with law. Thus, he should have sound knowledge of laws affecting the client. बिल्कुल। नेक्स्ट इज कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंड वर्ड क्या लिखा हुआ है, डाटा प्रोसेसिंग, जिसको आप सीडीपी भी बोलते हो, कंप्यूटराइज्ड डाटा प्रोसेसिंग। सर एक बात बताओ, आज की डेट में क्या कोई मैनुअल अकाउंटिंग हो रही है, क्या मैनुअल ऑडिटिंग हो रही है? सर ये पुरानी अप्रोचेज हो चुकी है, आजकल तो डिजिटल ऑडिट का जमाना आ चुका। हमारे सिलेबस में पहले आपके एक टॉपिक हुआ करता था, सब्जेक्ट, दैट इज ईआईएस, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, या पहले, इससे भी पहले पेपर होता था हमारे टाइम पे आईटी। आईटी भी पेपर का पार्ट था। हाँ, तुम्हारे वाले में वो ट्रेनिंग पार्ट में चला गया, सिर्फ ट्रेनिंग में। पहले प्रॉपर सब्जेक्ट था ये, जो एसएम, एफएम के साथ जुड़ा है, एफएम के साथ इको थी, और एसएम के साथ क्या था, ईआईएस। ये इस तरह सब्जेक्ट थे पर्टिकुलरली। अब हम कहते हैं जी वो क्यों पढ़ाया जाता था, उसका कारण था ये चीज, कि तुम्हारा ऑडिटर आज की डेट में काम ही कंप्यूटराइज कर रहा है, एंड आप सर मान लो किताबी कीड़े बने पड़े हो सर, अल्टीमेटली बाकी सब कुछ आता है, यही चलाना नहीं आता जिसके थ्रू कल को काम करना है, कंप्यूटराइज्ड अप्रोच। अब माइट में मैं कह दूं, आप तो चलो फिर भी कहीं ना कहीं टेक्निकली साउंड होंगे, आप में से भी बहुत लोग होंगे जो प्रॉपरली शायद यूज भी नहीं करते होंगे इसको, एक्सेल्स ऑपरेट करनी, ठीक है ना, मान लो उसमें डाटा फीड करना, ये सारी चीजें, क्योंकि अप्रोच ही क्या हो चुकी है, चेंज। आज की डेट में लाइक एआई का कॉन्सेप्ट है, समझे ना, जितना भी मतलब है, चाहे चैट जीपीटी या सीए जीपीटी बन चुकी है अब तो, जो इंस्टीट्यूट भी प्रोवाइड कर रहा है बैकएंड से सीए जीपीटी सॉफ्टवेयर, कि अल्टीमेट आपको जो काम करवाना है इससे काम कर, अपने को यही नहीं पता इस टेक्नोलॉजी को यूज कैसे करना है, कैसे यूज करना है। और लिटरली कहीं ना कहीं सर मतलब ये चीज है तो बहुत खतरनाक तैयार हो रही है एआई। मतलब आने वाले टाइम में तकरीबन ज्यादा नहीं तो 20-25 साल, या मन करे उससे पहले भी, जो भी ये परमिशन तो दे रहे हैं एआई को, वैसे इसको बंद अगर अभी कर दिया जाए तो बच जाएंगे, नहीं अदरवाइज बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन होंगे जो खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कि अल्टीमेटली उन प्रोफेशंस में सारा का सारा काम ही टेकअप कौन कर लेगा, रोबोटिक एआई। मतलब हम भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर चिंतित होते हैं यार, अपने प्रोफेशन को लेकर। अब कई बार पेरेंट्स आते हैं वो इसी बात को लेकर, जब स्ट्रीम चूज करनी होती है ना, जो नॉलेजेबल है यार, वो यही चीज कहीं ना कहीं सोच रहे होते हैं। ये पीछे हुआ टीसीएस ने 12,000 एम्प्लॉय, पता कितने एम्प्लॉयज बाहर निकाले, फायर्ड। बताओ जी क्या करें। कोई कंपनी ऐसी है जो हायर भी कर रही है, बट मैन इज बेसिकली रिप्लेस्ड बाय द मशीनरी, वन डे एंड टुडे जो हो रहा है पर्टिकुलरली ये चीज चल रही है,
कि डे बाय डे या तो खुद को इतना ज्यादा अपडेट कर लो कि एज पर द टेक्नोलॉजी अपने आप को अडेप्ट कर लो, अपडेट कर लो। अगर इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करोगे, मार्केट में बिल्कुल खत्म हो जाओगे, सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे। कई प्रोफेशंस ऐसे नॉर्मली आएंगे, लाइक जैसे कहते हैं इंजीनियर्स ने ही एआई बनाई और एआई ने ही किसको निकाला, पहले तो बनाने वालों को निकाला। डॉक्टर्स का प्रोफेशन वो भी रिस्क में, आजकल वैसे भी रोबोटिक सर्जरी आ गई। ये जितना ये एडवांसमेंट ला रहे हैं ना कहीं ठीक है, ओवरऑल ग्रोथ होगी, बट इस ग्रोथ को हम नाम क्या देंगे, एक वर्ड बोलते थे जॉबलेस ग्रोथ, कि वो चीज को लेकर आएगी। अब लाइक कोई पर्सन कह रहे थे जब कल परसों हमारा ना एक सेमिनार था पीटीए का, सारी टीचर एसोसिएशंस का, यही 9 सेक्टर में था लावण्या में। वहां पे वो एक कोई जिन्होंने सेमिनार कंडक्ट करवाया था ना, अल्टीमेटली उसमें उन्होंने मतलब यही टेक्नोलॉजी के बारे में ही क्या करी थी, बात करी थी रिगार्डिंग द रोबोटिक, सारी चीजों को लेकर, एआई को लेकर। मतलब इतनी ज्यादा एडवांसमेंट आ रही है यार, इतनी ज्यादा एडवांसमेंट। वहां पे ना कुछ उन्होंने वर्किंग मॉडल से बना रखे थे, मतलब छोटे बच्चों ने वो चीजें बनाई हुई थी बाय हैंड, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट पर्टिकुलरली, मतलब 6 साल से लेके 12 साल का बच्चा नेक्स्ट लेवल ही कॉन्सेप्ट बना के बैठे थे। मतलब हम अगर कहते जी, जब आपा 6 साल के थे, सुरत भी थी, दिमाग में नहीं था क्या कर रहे हैं क्या नहीं। ये आज के बच्चे पर्टिकुलरली, जैसे अमेरिका में हुआ किसी स्टडी के अकॉर्डिंग पर्टिकुलरली, कि 12 साल तक बच्चों को अल्टीमेटली जी फ्री माइंड छोड़ दो, कोई इन पे प्रेशराइजेशन नहीं। और ये बात सही हो रही है। अमेरिका की स्टडी के अकॉर्डिंग पर्टिकुलरली कि आने वाले टाइम में 16-16 साल का बच्चा अरबपति होगा, बिलियनियर जिसको वर्ड बोलते हैं, और ये प्रूव हो भी रहा है। बहुत सारे ऐसे माइंड बैठे हैं। क्यों? ये एआई का कॉन्सेप्ट है, वेबसाइट्स बनाना, ऐप बनाना, क्या बड़ा काम रह चुका, कुछ भी नहीं है। कस्टमाइजेशन ऐप पर्टिकुलरली, मतलब आज के जमाने में इतना ज्यादा, बच्चे को लिटिल बस नॉलेज होनी चाहिए हल्की सी, अपने लेवल पे वेंचर्स नए नए वो क्या करेंगे, रन करेंगे, ये कॉन्सेप्ट्स आएंगे। हाँ, बेस्ड ऑन दैट हमें भी मार्केट के अकॉर्डिंग क्या होना पड़ेगा, अपडेट। वही चीज यहाँ पे है सर, टेक्नोलॉजी की मदद से ही हम लोग आगे और भी एक्सपैंड कर पाएंगे। नहीं अदरवाइज अगर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ना करें, मैं क्या दूं, मैं अपनी क्लासेस भी टेकअप कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। कि अब घर बैठा स्टूडेंट भी पर्टिकुलरली अपना कहीं प्लेस पे बैठकर क्लास को क्या कर पा रहा है, टेकअप कर पा रहा है, और अपना करियर प्रॉस्पर कर पा रहा है। अगर मैं कह दूं नहीं जी मैं तो सिर्फ फेस टू फेस पढ़ाऊंगा, कहीं ना कहीं मेरी ग्रोथ क्या हो जाएगी, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। दैट इज द पॉइंट, कि आज के जमाने में सर मतलब तुम्हारी वर्किंग नॉलेज ऑन द कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑडिटर्स टू कंडक्ट ऑडिट इन क्या लिखा हुआ है, इफेक्टिव वे। नाउ ईडीपी ऑडिटिंग, ईडीपी ऑडिटिंग मींस इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ईडीपी ऑडिटिंग मींस इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग ऑडिटिंग इज आल्सो डेवलपिंग एज अ क्या, एज अ डिसिप्लिन, एज अ सब्जेक्ट। मतलब ये भी दिन दूर नहीं, मन करे धीरे धीरे करते करते जब तक आप फाइनल्स में जाओ, कोई ना कोई एआई बेस्ड कोई पेपर, कोई सब्जेक्ट, कोई कंटेंट, ये हमारा तो आ चुका मेंबर्स का तो एक क्वालिफिकेशन कोर्स आ चुका एआई का, कि अगर किसी सीए मेंबर्स ने, सीए इंस्टीट्यूट कंडक्ट करवा रहा है, कुछ 10 to 12 वर्किंग डेज क्लास होती है इनकी, एंड आफ्टर दैट पेपर है। वो एआई बेस्ड सारे कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट पेपर लो, वो एक सर्टिफिकेट कोर्स है काइंड ऑफ। अब अगर हम कह दें कि अगर एआई झूठ होती, इंस्टीट्यूट को क्या पड़ी थी अपने मेंबर्स को अपडेट करने की, एक सर्टिफिकेट कोर्स तक यहाँ पे बनाने की, उसका कारण ये झूठ नहीं है, ये आने वाला फ्यूचर है। बट बात है कि अपने आप को भी उस लेवल का फ्यूचर वाइज बनाना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज अगर टेक्नोलॉजी से बाहर जाओगे सर, ऑप्ट आउट हो जाओगे, वाइप आउट हो जाओगे, मार्केट सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, ये चीज। नाउ नेक्स्ट इज प्रोडक्शन एंड अदर मैनेजमेंट एरियाज। हाँ जी, ऑडिटर शुड अंडरस्टैंड द बिजनेस बीइंग रन बाय द क्लाइंट, नॉलेज अबाउट द प्रोडक्शन प्रोसेस। हाँ जी, Production process, costing system and terminology is useful for यहाँ पे कौन सा डिसिप्लिन आपका आया, कॉस्टिंग। जो कॉस्टिंग आप लोग डेली डील कर रहे हो, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स एंड ऑल, सब कुछ वही तो है। और लिटरली कोई क्लाइंट अगर हमारे पास आता भी है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, हम पहले उसका पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस समझते हैं, कि ये ले पेपर पेन,
मेरे को समझा पहले। रॉ मटेरियल आता है, कितनी क्वांटिटी डालते हो, मशीनरी का मतलब क्या वर्किंग है, कितनी आउटपुट आती है, कितना टाइम इन्वॉल्व करती है, लेबर का खर्चा क्या है। हम पहले उसका पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस समझते हैं, उसकी कॉस्टिंग निकालना, उनकी टर्मिनोलॉजीज जो वो अपनी लैंग्वेज में क्या करते हैं, यूज करते हैं, उन टर्मिनोलॉजीज को, लाइक वेस्टेज, नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस, ये सारी बातें क्लियर। नेक्स्ट इज, हाँ जी, इज यूजफुल फॉर बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन द, हाँ जी, between the auditor and the management. हम्म Behavioral science. Audit. ये सर सबसे तगड़ी चीज है जो हमें शायद नहीं सिखाई जा रही कहीं ना कहीं, दैट इज द बिहेवियरल साइंस। बिहेवियरल साइंस का मतलब क्या है? आप एक चीज देखो, आपको टोटलिटी में दिन भर कितने लोगों के साथ डील करना है, एंड हर पर्सन का बिहेवियर क्या सेम होगा? हर पर्सन की नेचर क्या है? अलग अलग। एंड जिनकी नेचर सबकी अलग अलग होगी, अब कोई सीधे मुंह भी बात करेगा, कोई नहीं भी करेगा। तो मुझे लोगों के साथ डील करना आना चाहिए कि अल्टीमेट मैं उनके बिहेवियरल साइंस के मुताबिक ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करूं, किस नेचर का ये पर्सन है। कई बार हम डायरेक्टली ना कोई इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं मांगते, हम हमेशा पर्टिकुलरली पहले क्या चीज करते हैं, पहले उस पर्सन को समझते हैं, लाइक बेसिक बातें, और जी क्या हाल चाल, सब बढ़िया, ठीक है जी, कुछ फॉर्म इनफॉर्मली बातें, वहां से बंदे की मतलब एक बिहेवियर समझने की कोशिश करते हैं कि वो उसका एटीट्यूड किस लेवल का है, क्या वो चीज है। क्योंकि जब मुझे उसकी जजमेंट हो जाएगी ना, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी चीज सर्व करूंगा कि मुझे कैसे इंफॉर्मेशन इस बंदे से निकालनी। एंड कभी भी ये मत समझ लेना कि तुम जाओगे मैनेजमेंट तुम्हें फुल कोऑपरेट करेगी, नहीं। मैनेजमेंट में हर तरह का पर्सन अलग अलग नेचर का होगा, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें उनसे कैसे इंफॉर्मेशन लेनी है। फॉर दैट सेक यू हैव मस्ट नॉलेज ऑफ द बिहेवियरल स्किल्स, जिसे कहते हैं साइकोलॉजी, समझने वाला काम, पर्सन का ह्यूमन बिहेवियर समझना। अब लाइक टीचिंग में भी पर्टिकुलरली अगर हम टीचिंग में हैं तो हमें ये चीज सीखनी पड़ती है। हम बिहेवियरल साइंस के अकॉर्डिंग टू, हाँ, धीरे धीरे पढ़ा पढ़ा कर एक्सपीरियंस बन जाता है कि आपका चेहरा भी पढ़ लेते हैं कि आप एट प्रेजेंट क्या कह रहे हो। कि अगर आपसे मान लो कोई चीज पूछनी है, कब पूछनी है, क्या है, हम पता है। समझे ना पॉइंट, कि आपको बोलने की जरूरत नहीं है पहले से ही। क्यों? वो ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करना हमें आ चुका है रिलेटेड टू ओवर फील्ड। आगे, ही हैज टू ऑब्टेन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द क्लाइंट्स, from client, staff, and management. Moreover, he shall direct and supervise his own audit और staff. दूसरी बात, उनका स्टाफ तो छोड़ो, अपने स्टाफ से भी तो काम लेना है। अब अपने स्टाफ से काम लेना सर आज के डेट में बड़ा मुश्किल हो चुका है। लेबर पैसा तो बहुत मांगती है, काम कुछ भी नहीं करती। अब इन दैट केस उनसे काम कैसे लेना है? समटाइम्स पोलाइट, समटाइम्स स्ट्रिक्ट, समटाइम्स मिक्सचर, बहुत चीजें सर। ये जब तुम बिजनेस में आओगे ना, जब प्रैक्टिकली इस वर्किंग लाइफ में आओगे, तुम्हें तब समझ में आएगा कि मतलब दुनियादारी क्या चीज, हाउ टू बिहेव, हाउ टू डील विद द पीपल। कोई छोटा काम नहीं होता सामने वाले पर्सन की जेब से पैसे निकलवाना, और वो भी आज के जमाने में, आज के युग में। तो ये बहुत बड़ी चीज है। मतलब लोग कहीं ना कहीं आपकी डीलिंग, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका बिहेवियर, बहुत चीजें नोट डाउन करते हैं। ये चीज है। आगे, एंड ही शुड हैव, मेन चीज क्या? टैक्ट, टैक्ट ऑफ गेटिंग अलोंग विद द, और बहुत सारे लोगों को तरीका बड़ा अच्छा होता है जी, मतलब मिक्सअप होना, घुल मिल जाना, लाइक ऐसा कि जैसे पता नहीं कितने पुराने मिले होते। और मेरे पास हर चीज का तोड़ है जी, कि अगर सीधी उंगली से घी निकले तो ठीक है, नहीं टेढ़ी करनी पड़े तो भी करूंगा। टैक्ट है। और ये मतलब जिसको अपन नॉर्मली अपनी लैंग्वेज वर्ड बोलते हैं कि पर्सन जुगाड़ू होना चाहिए, मतलब चीज निकालनी है कैसे सामने वाले बंदे से, वो नहीं सर्व करेगा, वो नहीं कुछ भी। जैसे मैं एडवोकेसी में कहते हैं, एडवोकेट्स के पास भी क्या होता है? टैक्ट। तुम कभी देखना, वो हमेशा, उनको सबसे बड़ी चीज मेन पता क्या होती है? बिहेवियरल साइंस। वो पहले बंदे का माइंड स्टडी करते हैं, किस लेवल का है, उसकी साइकोलॉजी, उसकी नेचर, उसका एटीट्यूड, उसके बोलने के ढंग से, मेरी कौन सी बात से ये अग्रेसिव हो रहा है, कौन सी बात से ये नॉर्मल। उनको पता होता है कि सच कैसे बाहर निकलवाना, बातों में उलझा लेंगे। दे हैव टैक्ट। वही चीज हमारे पास, कि अल्टीमेट यू मस्ट बी टैक्टफुल
फॉर गेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पीपल, क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे, समझे ना। और उनको भी पता होता है, मैनेजमेंट को पता होता है कि ये बाल की खाल बनाएगा, अगर इसको एक बात बताऊंगा तो उसकी ये 100 बनाएगा। वो बड़ा सोच समझ कर रिप्लाई देते हैं, चिंता ना करो, आगे मैं भी बैठा हूँ, टैक्ट मेरे पास भी है, तरीका, वे आउट। तो दीज आर कॉल्ड एज टैक्टफुल स्किल्स। आगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ही शुड हैव नॉलेज ऑफ द, हाँ जी, knowledge of financial techniques like ratio analysis, fund flow analysis, and working capital management. ये तुम्हारे सारे एफएम के ही टॉपिक हैं पर्टिकुलरली, एंड दिस विल हेल्प हिम टू अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ बेटर वे। क्लियर। सो बेसिकली जस्ट एक लास्ट फटाफट ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, खत्म करो। अकाउंटिंग अपने आप में क्या है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द एफएस, और ये उसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का क्या करना, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन टू व्यू टू एन एक्सप्रेस एन ओपिनियन। सर इधर ये सिर्फ फाइनेंशियल एक्सपेक्ट में रिकॉर्ड करता है और ये उनको एग्जामिन करता है। ये कोई भी पर्सन कर सकता है जिसके पास गुड नॉलेज ऑफ क्या होगी, अकाउंटिंग। ये कौन करेगा, ओनली वो भी हैविंग सीओपी। एंड सर अकाउंटिंग होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, और ये होती है एज पर द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट सर इधर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू मेंटेन अकाउंट्स एंड प्रिपेयर, हाँ जी, maintain accounts and prepare financial statements is the responsibility of management. और इधर ऑडिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इफेक्टिव वे में किसकी होती है, ऑडिटर। सर इधर एक्सपर्टीज आपको अकाउंटिंग में चाहिए, इधर दोनों में चाहिए। यहाँ पे अगर बात करें, ऑडिटिंग बाद में होती है, अकाउंटिंग पहले, मतलब जहां अकाउंटिंग खत्म होगी वहां पे ऑडिटिंग स्टार्ट। दैट इज द बेसिक्स डिफरेंस नॉर्मली। क्लियर। सो कल वाले लेक्चर में हम लोग जो अपनी बात शुरू करेंगे दैट इज क्वालिटीज। कल बड़ा अच्छा टॉपिक आएगा जी, क्वालिटीज के साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्लस स्कोप। कोशिश करूंगा 3-4 टॉपिक ऐसे ही कल वाले में, मतलब अब बेस्ड ऑन कंटेंट बेस्ड चलेंगे। अब ऊपर की बातें बाद में, टॉपिक बेस्ड जहां जहां आती रहेंगी बीच बीच में ऐड ऑन करते रहेंगे, बट डू रिवाइज डेली। एक ही चीज बार बार कहूंगा, चाहे कम हो या ज्यादा हो, 1 पेज हो या आधा पेज हो या 4, तुम्हारा काम है डेली इसको क्या करना, रिवाइज करना, एंड अल्टीमेटली 1 by 1 अपने टॉपिक्स पॉलिश करना। चलिए ओके जी, थैंक्स लॉट एंड रेस्ट वी विल डू इन दी नेक्स्ट पार्ट।